Hello everyone, welcome back to Commerce with Isha. I'm Isha Kaur. In today's lecture, we are going to cover the final part of the national income and related aggregates. Make sure you watch this lecture till the end because we will complete all the remaining concepts in a simple way. So without any further delay, let's begin. So first of all, we will start with nominal GDP and real GDP. What does it mean? And the difference between both of them. Nominal GDP values current year production at current year prices. Real GDP values production using constant or base year prices or volume measures. Nominal GDP can rise because of higher prices, higher output, or both. Real GDP is more useful for studying changes in the volume of production over time. GDP deflator is a broad price indicator derived from nominal and real GDP. अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी की। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश में एक साल के दौरान जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू करंट ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है। इसीलिए अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ सकती है, चाहे प्रोडक्शन उतना ही रहे। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी में प्रोडक्शन की वैल्यूज जो है वो बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है। इससे इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव हो जाता है और हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन में वास्तव मतलब रियलिटी में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। फिर बात करते हैं, इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी बढ़ने का रीजन प्राइसेस के बढ़ने, प्रोडक्शन का बढ़ना या दोनों हो सकता है, लेकिन रियल जीडीपी सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन या आउटपुट में हुए चेंजेस को दिखाती है। इसी वजह से यही रीजन है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए रियल जीडीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं होता। और इसी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बेसिस पर जीडीपी डिफरेंशियल निकाला जाता है, जो इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन को मेजर करने में हेल्प करता है। Okay, so now our next topic is uh, GDP deflator. So GDP deflator, a deflator above 100 indicates that the current price level is above the base year level under the chosen index framework. It covers domestically produced final goods and services represented in GDP. It is useful for separating price changes from output changes. सो इट मीन्स जीडीपी डिफलेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि इकोनॉमी में प्राइसेस की कितनी बड़ी या घटी है। इसी इसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि जीडीपी में जो चेंजेस आए हैं वो प्राइस चेंज की वजह से है या एक्चुअल प्रोडक्शन चेंज की रीजन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जीडीपी डिफलेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इट मींस यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है, जबकि रियल जीडीपी बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है। अगर जीडीपी डिफलेटर को इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि करंट ईयर प्राइसेस का प्राइस लेवल बेस ईयर के प्राइस लेवल के बराबर है। अगर जीडीपी डिफलेटर 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्राइसेस बेस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ चुके हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ चुकी है। ठीक है, और अगर जीडीपी डिप्लेटर 100 से कम है तो इसका मतलब है कि करंट प्राइस लेवल बेस ईयर से कम है। जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करता है और ये प्राइस चेंजेस और एक्चुअल आउटपुट चेंजेस को अलग अलग दिखाने में हेल्प करता है। सो दिस इज जीडीपी डिप्लेटर। नेक्स्ट इज per capita income. So per capita income, it provides an average income measures and is useful for broad comparisons. A rise in national income does not necessarily imply the same rise in per capita income if population also increases. Per capita income does not by itself show how equally or unequally income is distributed. तो बात करें हम पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन की इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति कितनी आय है। एक देश की मतलब एक कंट्री की हर एक पर्सन की एवरेज इनकम, ठीक है, इसका हम एवरेज निकालते हैं।
इसका फॉर्मूला आप दे सकते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये किसी भी कंट्री की टोटल नेशनल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है। पर कैपिटा इनकम को यूज अलग 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 देशों को समय की एवरेज इनकम कंपेयर करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका यूज हम कंट्रीज की अलग अलग टाइम की अलग अलग एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इससे हमें लोगों के एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एजम्पशन लगता है कि पहले लोग कैसे रहते थे, अब कितना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब लेकिन बात करें, हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम भी उतनी ही बढ़े। अगर पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है तो नेशनल इनकम का फायदा ज्यादा लोगों में बांट दिया जाता है और पर कैपिटा इनकम कम बढ़ती है। इसी तरह हम बात करें पर कैपिटा इनकम हमें सिर्फ एवरेज इनकम बताती है, ये नहीं बताती कि इनकम सभी इन लोगों में बराबर मतलब इक्वली बांटी गई है या नहीं। हो सकता है कुछ लोग बहुत अमीर हो और कुछ लोग बहुत गरीब हो, फिर भी एवरेज इनकम अच्छी दिखाई दे। So this is per capita income, and next is personal income and disposable income. Personal income refers broadly to income actually received by households person before personal direct taxes, depending on the accounting framework is used. Personal disposable income is the amount available to household after personal direct taxes and related compulsory payments. Disposable income can be used for consumption or saving at a simplified level. Personal disposable income is equal to personal income deducted by personal direct taxes. सो बात करें हम सबसे पहले पर्सनल इनकम की बात करते हैं। पर्सनल इनकम का मतलब है वो कुल इनकम जो किसी पर्सन या हाउस होल्ड को एक्चुअल में रिसीव होती है डायरेक्ट टैक्सेस देने से पहले। इसके बाद आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम होती है जो पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद कोई भी पर्सन के पास बचती है। आप इसका फॉर्मूला स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर्सनल इनकम डिडक्टेड बाय पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल आती है। इसका मतलब अगर किसी पर्सन की पर्सनल इनकम 5 लाख है और उसने 50 लाख मतलब 50,000 मतलब 50,000 डायरेक्ट टैक्स दिया है तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम 4.5 लाख होगी, क्योंकि उसने टैक्स पे कर दिया, जो बचा वो उससे खर्चा चलाएगा, ठीक है। इसी डिस्पोजेबल इनकम को लोग यूज अपनी डेली कंजप्शन जैसे खाना, कपड़े, एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करने के लिए करते हैं। अगर कुछ इनकम बच जाती है तो उसे सेविंग के रूप में रख सकते हैं। So next topic is private income. अब बात करें प्राइवेट इनकम एज अ broader textbook aggregate relating to income accruing to the private sector from the productive activity and certain current transfers. It may include factor income from domestic sources, net factor income from abroad, accruing to the private sector and current transfer from government rest of the world. Exact component presentation can vary by syllabus, so the formula should follow the convention used in the student's textbook or board. तो बात करें प्राइवेट इनकम का मतलब है प्राइवेट सेक्टर यानी मतलब कि इंडिविजुअल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मिलने वाली टोटल इनकम। इसमें डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, अब्रॉड से मिलने वाली फैक्टर इनकम और गवर्नमेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलने वाले ट्रांसफर पेमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। ध्यान रहे कि प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला अलग अलग यूनिवर्सिटीज और टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, difficulties in measuring national income। कुछ डिफिकल्टीज होती हैं नेशनल इनकम को मेजर करने में। लार्ज नॉन मोनेटाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर में लैक रिलायबल रिकॉर्ड्स and self-consumed production can be difficult to value. Separating intermediate and final goods may be challenging. Depreciation is an estimate rather than a directly observed transaction. Illegal or unreported activities create measurement gaps, quality changes, and new products complicate real out comparisons. Mixed income makes separation of wages and interest in profit difficult.
से बात करें, अब हम नेशनल इनकम मेजर करने में आने वाली डिफिकल्टीज के बारे में बात करते हैं। नेशनल इनकम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते इनफॉर्मल सेक्टर्स में, एंड सेल्फ कंजप्शन की वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, और इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को अलग करना भी चैलेंजिंग होता है। हमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स जो पहले की जो हमारे लेक्चर्स थे, पार्ट वन पार्ट टू वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया है, तो जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, लीगली अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं होती, और मिक्स्ड इनकम्स को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में अलग करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। सो नेक्स्ट इज नेशनल इनकम and welfare. Higher real in national income can support higher material living standards, but it is not a complete measure of welfare. National income does not directly capture income distribution, and great household work is often outside conventional market measures. Environmental damage and resource depletion may not be fully reflected. Leisure, safety, health, education, quality, and social conditions also matter. Therefore, GDP national income should be interpreted complementary social and environmental indicators. तो बात करते हैं नेशनल इनकम एंड वेलफेयर की। नेशनल इनकम बढ़ने से जनरली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, लेकिन सिर्फ नेशनल इनकम से किसी कंट्री के वेलफेयर को पूरी तरह मेजर नहीं किया जा सकता। सॉरी, क्योंकि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अनपेड हाउसहोल्ड वर्क और एनवायरमेंटल डैमेज को इंक्लूड नहीं करती। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी और सोशल कंडीशन भी वेलफेयर को अफेक्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नेशनल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है, लेकिन किसी भी कंट्री के एक्चुअल वेलफेयर को जानने के लिए और भी फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी होता है। So next is a numerical which has been solved in the screen. Numerical, the first example is, यहाँ पे हमें जीडीपी एमपी दे रखा है 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, डेप्रिसिएशन 400 करोड़, एनएफआई इज 100 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 500 करोड़, एंड सब्सिडीज इज 100 करोड़। तो सबसे पहले हम स्टेप वन में एनआईटी निकालेंगे। हमें पता है एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को डिडक्ट करके। तो हमारा 400 करोड़ हमारा एनआईटी निकल आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का फॉर्मूला हमें पता है, नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपीएफसी होता है। तो उसमें से हम 5,000 करोड़ मतलब जीडीपी एमपी, उसमें से डिडक्ट डेप्रिसिएशन 400 करोड़, एंड ऐड करेंगे हम 100 रुपीज एनएफआईए, एंड डिडक्ट 400, हमारा एनआईटी, हमारा नेशनल इनकम 4,300 करोड़ आ जाए। सो नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जाम्पल। सबसे पहले दिए गई वैल्यूज को नोट करते हैं, जो कि हम देखते हैं कि एनएनपीएफसी हमारा 8,000 करोड़ है, और डेप्रिसिएशन हमारा 600 करोड़, एनएफआई -100 करोड़, एनएनटी इज 700 करोड़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए एंड प्लस एनआईटी। हमारा फॉर्मूला है जीडीपी एमपी का। तो इसको हमने किस तरह से निकाला, हमने इसको रीअरेंज किया। ठीक है, एनएनपीएफसी हम नेशनल इनकम का निकालते हैं, तो नेशनल इनकम जो हमारा जीडीपी, जब हम रीअरेंज करेंगे यहाँ आएगी वैल्यू, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब रीअरेंज करने के बाद वैल्यूज करते हैं, जिसकी 8,000 करोड़ प्लस 600 माइनस डेप्रिसिएशन हमारा -100 में था, प्लस 700। तो हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर निकल रहा है 9,400 करोड़। तो ये हमारी जीडीपी एमपी हो गया। Next is quick comparison table. GDP is equal to domestic plus gross, focuses on production within territory.
NDP, domestic plus net, GDP after depreciation, GNP, national plus gross, GDP adjusted NFIA, NNP, national plus net, GNP after depreciation, market is include effect of net indirect taxes, sector costs excludes net indirect taxes under additional taxable framework, national income, GDP, and NNP at factor cost and conventional service terminology. तो हम एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं जिससे सभी कॉन्सेप्ट को आसान से याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को दिखाता है, एनडीपी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मिलता है, जीएनपी में एनएफआईए को इंक्लूड किया जाता है और एनएनपी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मिलता है। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं जबकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। और नेशनल इनकम को हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड सिंपल वर्ड्स ये टेबल सभी नेशनल इनकम कंसेप्ट का एक क्विक रिवीजन है, तो आप ये देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सम कॉमन mistakes, exam mistakes, confusing NFI with net exports, adding depreciation when moving from gross to net instead of subtracting it, subtracting NFI when converting domestic to national without checking the formula or sign, forgetting that NIT is equal to indirect taxes minus subsidies, counting intermediate goods along with final goods, including transfer payments as factor income, using nominal GDP to infer real output growth without considering price changes. अब हम देखते हैं हम एग्जाम में स्टूडेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर एनएफआईए को नेट एक्सपोर्ट समझ लेते हैं और डेप्रिसिएशन का साइन गलत लगा देते हैं। ये एनएफआई और एनआईटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त मिस्टेक हो जाती है। इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स के साथ काउंट करना और ट्रांसफर पेमेंट्स को कैपिटल इनकम मान लेना भी कॉमन मिस्टेक्स है। इसीलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा फॉर्मूला और टाइम को हमेशा केयरफुली चेक करें। तो इन कंसेप्ट्स को ये कुछ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको क्विकली रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं 1 मिनट रिवीजन की। ये हमारा 1 मिनट रिवीजन है, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। अब इस टॉपिक याद रखिए, ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एंड डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो एनएफआई ऐड करते हैं। मार्केट प्राइस से टैक्स कॉस्ट पर आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं और नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है। ये था हमारा फिर हम इसके बाद करते हैं कंक्लूजन। सो ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है जिसमें हम बात करते हैं, इसमें मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके साथ हम नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट के टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में नेशनल इनकम के कंसेप्ट, मैथमेटिक फॉर्मूलाज और बहुत हमने अच्छे से समझा है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी एंड थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। So this was the final part of the national income and related aggregates. I hope this lecture helped you understand all the concepts clearly. If you found this video useful, please like, share, and subscribe to the Commerce with Isha for more commerce lectures. If you have any doubt, feel free to ask them in the comment sections. Thank you for watching. I will see you in the next lecture. Take care and keep learning.